दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत 3.3 करने जा रहे हैं। 3.3 में धातुएं एवं अधातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं इसके बारे में बताया गया है। इस अध्याय में हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में जाना। जिस तरह से हमको पता है ये क्या होता है, नमक, NaCl नमक। हमारे घर में ये क्या है, नमक है। ये क्या है, नमक है। हमारे घर में नमक का यूज होता है। और नमक कहाँ से निकाला जाता है? गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा नमक कहाँ से निकाला था? समुद्र से। समुद्र से क्या किया गया था? समुद्र के पानी को सुखा दिया जाता है और उससे नमक प्राप्त किया जाता है। तो नमक में क्या होता है, ये नमक क्या है, सोडियम। नमक कैसे बना होता है? ये सोडियम परमाणु है। या कौन सा परमाणु है? सोडियम परमाणु। ये सोडियम परमाणु है। ये हमारा क्लोरीन परमाणु। कौन सा परमाणु है? क्लोरीन। ये हमारा क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्लोराइड परमाणु है। तो ये क्या है, सोडियम क्या है, हमारा धातु है। हमको पता है सोडियम धातु है, मेटल है। सोडियम धातु है और क्लोराइड क्या है, अधातु है। धातु है। सोडियम धातु है और सोडियम का ऐसी धातु होती है जो पानी में डालने पर जल जाती है। और क्लोराइड क्या होता है? ये होता है विरंजक का काम करता है, विरंजक चूड़ होता है। यानी कपड़ा धुलने के लिए या कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है, इस तरह तो हम जानते हैं कि नमक को हमने हाथ पे रख कर के देख सकते हैं। और आप अपने घर में नमक का यूज करते हैं। नमक को तो आसानी से देख करके पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यानी अंदर की बात, नमक के अंदर की बात को पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से यदि हमारे पेट में दर्द है, यदि पेट में कोई इन्फेक्शन है या हड्डी टूट गई है, तो यदि हड्डी टूट गई है तो हम क्या कराएंगे? एक्सरे कराएंगे तो पता चल जाएगी कौन सी हड्डी टूटी है। यदि पेट में हमारे कोई कमी है, पेट में दर्द है, तो हम क्या कराते हैं? अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि पेट में हमारे कहाँ पथरी है, क्या समस्या है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे ब्लड में कोई कमी है तो हम ब्लड को निकाल करके, ब्लड को देख करके पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे ब्लड में क्या कमी है। ठीक इसी प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड हमारा है। ये सोडियम क्लोराइड क्या है? इस तरह से सोडियम क्लोराइड नमक है, लेकिन नमक के अंदर ये नमक के अणु कैसे आपस में जुड़े होते हैं? सोडियम परमाणु होता है। सोडियम क्या है? ये हमारे क्या है, परमाणु है। सोडियम परमाणु है जो कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। परमाणुओं के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। परमाणु क्या होता है? एक परमाणु होता है और उसके नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा में हमारा क्या होता है? नाभिक। ये क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएँ होती, इस तरह से हमारी कक्षाएँ होती हैं। और पहली कक्षा को K-L-M और अगली कक्षा को N, इस तरह से K-L-M कक्षाएँ कही जाती हैं, जो कि कक्षा आप 9 में पढ़ चुके हैं। ये नाभिक है और ये हमारी ऑर्बिट्स है। ये हमारी क्या है? ये सब क्या है? कक्षाएँ हैं। ये सभी K से लेके L, M, N ये क्या होती हैं? कक्षाएँ होती हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमता रहता है। तो सोडियम जो नमक है, नमक कैसे अपक्रिया करता है, ये अंदर की बात, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर की बात हम जानेंगे कि ये कैसे अस्थाई, कैसे अपक्रिया करता है, कैसे धातुएं अधातुएं आपस में क्रिया करके एक यौगिक बनाती हैं, एक तत्व का निर्माण करती हैं, कंपाउंड का निर्माण करती हैं। हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे, नमक के बारे में जानेंगे कि हमारा नमक की संरचना कैसे होती है और नमक हमारा कैसे बनता है। तो नमक होता है NaCl। तो सोडियम क्या है? नमक क्या है? सोडियम परमाणु है। ये हमारा सोडियम परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, इस तरह से। अगला हमारा तत्व है क्लोरीन। ये क्लोरीन है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के हिसाब से 287। तो इस तरह से ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से है। तो क्या करता है?
ये सोडियम का, इसकी हम संरचना भी बना सकते हैं। सोडियम परमाणु की संरचना बनाएंगे तो सोडियम, ये हो गया हमारा सोडियम, सोडियम हो गया, और सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन हो गए और बाहरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8। यहाँ चित्र में दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एकदम आखिरी कक्षा में, लास्ट कक्षा में, यानी K L यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यम कक्षा में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन परमाणु होता है, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8, आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी कक्षा में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन परमाणु में होते हैं। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन परमाणु इस तरह से, हमारा क्लोरीन परमाणु अलग अलग होते हैं। ये कैसे होते हैं? अलग 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 जब होते हैं तो इस तरह से होते हैं। सोडियम धातु है, सोडियम या क्लोरीन परमाणु है, तो इस तरह से ये परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा। लेकिन ये क्लोरीन परमाणु है, लेकिन ये जब संयुक्त होकर के नमक बनाते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, इस बात को हमको समझना है। ये कैसे जुड़ते हैं? सोडियम परमाणु क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको दे देता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? 8। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? 8। और ये कक्षा इसकी समाप्त हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम परमाणु, तो इसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये कक्षा इसकी ख़त्म हो जाती है और ये बोरबरी के नियम के हिसाब से अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। यानी हमारा होता है हीलियम, नियान और आर्गन। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और नियान का परमाणु क्रमांक है, ये हमारा 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है और इसका होता है 10। नियान का 10, 2 8 हो जाता है और आर्गन का होता है 18, 2 8 8। ये इस तरह से अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस। ये कैसी गैस होती है? अक्रिय, जो कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहना पसंद करती हैं। तो इस तरह से कोई भी परमाणु, अब हमारे सोडियम की संरचना किसके बराबर हो गई? नियान की। अब ये हमारा कैसा संरचना प्राप्त कर लिया? सोडियम नियान की संरचना प्राप्त कर लिया। कैसी संरचना प्राप्त कर लिया? अस्थाई अक्रिय संरचना प्राप्त कर लेता है। और क्लोरीन किसका प्राप्त कर लेता? आर्गन का। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8। तो ये हो गया हमारा आर्गन। ये क्लोरीन किसकी संयुक्ता प्राप्त कर लेता है? आर्गन का, यानी आर्गन बन जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और इसके नाभिक में, इसमें 17 प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान रहती है, घटती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं। कौन सा जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्लोरीन परमाणु को दे देता है। ये कौन सा परमाणु है? क्लोरीन परमाणु। तो इसमें क्या हो जाता है? प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। प्रोटॉन क्या हो जाता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और यहाँ प्रोटॉन हो गए 11, इसलिए इस पर क्या आ जाता है? धन चार्ज आ जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और क्या होता है? यहाँ क्लोरीन परमाणु, यहाँ 17 प्रोटॉन थे, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है। इसलिए क्लोरीन परमाणु हमारा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। क्लोरीन परमाणु क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। और ऋण आवेश होने के कारण इनके बीच एक बल लगता है। कैसा एक क्या बल लगता है? वैद्युत बल लगता है। ये धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, यानी सोडियम परमाणु पर धन आवेश आ जाता है प्रोटॉन के कारण, और क्लोरीन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर इनके बीच कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल लगता है। इनके बीच कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल। वैद्युत बल।
वैद्युत बल लगने के कारण से क्या होते हैं, आपस में बंध जाते हैं और बंध करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। क्या बनता है, इस तरह से हमारा नमक तैयार होता है। यानी नमक के अंदर की बात इस तरह से है। तो इस तरह से नमक के अंदर की बात है। ठीक इसी प्रकार से हम और धातुओं के अंदर की बात भी जान सकते हैं। तो उसके लिए हम एक साड़ी बनाएंगे, एक सभी धातुओं और अधातुओं के बारे में एक चार्ट बनाएंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो हमारी साड़ी क्या है, एक धातु की साड़ी बनाएंगे और दूसरा अधातु की साड़ी बनाएंगे। तो हमारी धातुओं को हम जानते हैं। ये हमारा धातु पोटेशियम धातु है, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम धातु, सोडियम धातु, एल्युमिनियम धातु होता है। ये हमारा क्या है, धातुएं हैं। पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक ये उल्टा हमने लिख दिया, पहले सोडियम लिखेंगे, उसके बाद मैग्नीशियम लिखेंगे। क्रम से लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। उसके बाद अगला है ये पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। उसके अगली धातु है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इस तरह से क्रम से लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8, 1, जो कि अभी हम आगे पीछे लिख चुके हैं। मैग्नीशियम का 2, बोरबरी के नहीं, 2, 8, 2, एल्युमिनियम का 2, 8, 3 और इसी तरह पोटेशियम का 19 है, 2, 8, 8 क्या हो गया, 2, 8, 8, 18, 1, 19, बाहरी कक्षा में 1। अगला कैल्शियम का 20, 2, 8, 8, 8, 2, बाहरी कक्षा में 2। इस तरह से क्या होता है, जिस तरह से सोडियम क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश बनाता है और किसकी संरचना प्राप्त करता है, नियान की संरचना प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 बना लेता है, Mg+2 बना लेता है और किसकी संरचना प्राप्त करता है, नियान की। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्युमिनियम का 3+ आयन बनाता है, 3+ आयन बनाता है, +3 एल्युमिनियम बनाता है और किसकी संरचना प्राप्त करता है, अक्रिय गैस नियान की। अगला है पोटेशियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसकी संरचना प्राप्त करता है, आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त करता है। तो K+ बनता है, ये क्या बनता है, K+ बनता है। इसी तरह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन की +2। इस तरह से अस्थाई ये हमारी कक्षा अस्थाई हो जाए। ये क्या है, इस तरह से धातुएं हैं, क्या है, धातुएं। इस तरह से धातुएं क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं, उनके अंदर इस तरह से अपक्रिया होता है और ये प्लस चार्ज बना लेती हैं। ठीक इसके विपरीत अधातुओं के बारे में भी जानेंगे। अधातुएं, ये अधातुएं हमारी कौन कौन सी हैं, हमारी अधातु है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हम थोड़ा आगे लिखेंगे जिससे आराम से हट जाए। नाइट्रोजन का 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2, 6। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, 2, 8, 8। उसके बाद 5। फास्फोरस के बाद सल्फर 16 होता है, इसका 2, 8, 6। और सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जो कि हम पीछे बता चुके, 2, 8 और ये 7। तो क्या करता है, ये जब अपक्रिया होती हैं धातुओं और अधातुओं से, तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसकी कक्षा हो जाती है 2, 8 हो जाती, क्या हो जाती है, 2, 8 हो जाती है। और इस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, N-3 आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इसलिए इस तरह से नाइट्रोजन नियान की संरचना प्राप्त करता है, N-3 हो जाता है। इस तरह ऑक्सीजन पर क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8 और ये बन जाता है O-2। इसी तरह जो है फास्फोरस पे 5 है, तो 3 की कमी है, तो 3 ले लेता है, तो क्या हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ये 8 हो जाता है, 2 और 2, 8, ये हो जाता है 2, 8, 2, 8 हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे P-2। इस तरह से सल्फर का क्या है, 1 की कमी है,
सॉरी सल्फर में 2 की कमी है, ये 5 3 8 सॉरी ये गलत हो गया, 3 होगा। फास्फोरस का क्या होगा, 5 है 3 की कमी है तो 3 -3 होगा। इस तरह सल्फर का है 6 है तो 1 का 6 है 2 का कम है तो हो जाएगा S-2। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो Cl-1 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे और अस्थायी संरचना, क्लोरीन क्या करता है, आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त करता है, सल्फर भी आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये धन चार्ज हो जाता है और ये ऋण चार्ज हो जाता है। तो धन और ऋण चार्ज मिल करके वैद्युत क्या बनाता है, वैद्युत बंध बनाता है, वैद्युत बल द्वारा जुड़ जाते हैं और इन दोनों के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, वैद्युत बंध। क्या कहते हैं, वैद्युत बंध। ये वैद्युत बंध के कारण जुड़ करके हमारा नमक का अणु बन जाता है, NaCl का अणु बन जाता है। इसी तरह हम बना सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, Na सोडियम क्लोराइड हो गया और सोडियम क्या कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं, Na2 वो सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, MgCl2 का भी हम अणु संरचना बना सकते हैं, यानी MgCl को भी समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, MgCl2 को समझते हैं। तो MgCl2 को कैसे समझेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम MgCl2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसी MgCl2, Mg क्या है, एक परमाणु है, बाहरी कक्षा में क्या होता है Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, इस तरह से होता है। और क्लोरीन का क्या होता है, अभी हमने बताया 17 का 287। तो एक कैसे इसकी संरचना बनती है, कैसे इनका बंध बनता है, तो इसको हम इस तरह समझेंगे। ये मैग्नीशियम परमाणु है, Mg है, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम दूसरी कक्षा ना बना करके सीधी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Mg, और बाहरी कक्षा में इसके कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे, एक प्लस के चिन्ह से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से दिखाएंगे, मैग्नीशियम हो गया। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक बाहरी कक्षा ही केवल बनाया जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से यहाँ भी बनाएंगे। क्लोरीन का केवल बाहरी कक्षा बनाया जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इसका क्या हो जाता है, 8 पूरा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या देता है, दे देता है, दान कर देता है। क्या करता है, दान कर देता है। ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है क्लोरीन परमाणु को, और ये इस क्लोरीन परमाणु को दे देता है। तो इस पर क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है Cl, ये Cl पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा, Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है, Cl-1, और ये Mg, और ये Cl, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण से Cl-1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण Mg+2 हो जाता है। तो इस तरह इसका सूत्र हो जाएगा, इसकी संरचना हो जाएगा MgCl2। इस तरह से ये हमारा आंतरिक संरचना मैग्नीशियम क्लोराइड का आंतरिक सूत्र हो गया। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसके अंदर की संरचना हमको पता चल गई। और इनके बीच क्या होता है, वैद्युत बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, वैद्युत बंध के कारण ये क्लोरीन परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। इनके बीच कौन सा बंध बनता है, वैद्युत बंध के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड का भी हम बना सकते हैं, इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हैं, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम सल्फाइड का बना सकते हैं।
तो इस तरह से हम बहुत सारे यौगिकों के, ये हमारे क्या है, यौगिक हैं, एक कंपाउंड है, क्या है, यौगिक, बहुत से यौगिकों की संरचना बना सकते हैं और उनके बीच वैद्युत बंध का दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.13 के अंतर्गत आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, विज्ञान की प्रयोगशाला में NaCl, Ki, BaCl2 या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। आगे है, इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है। आगे है, धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। सभी नमूनों के साथ क्रिया दोहराएं। आगे है, क्या आप देखते हैं नमूना ज्वाला में रंग प्रदान करते हैं। आगे है, क्या यौगिक पिघलते हैं। आगे है, नमूनों को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। नमूनों के विलयन की चालकता का परीक्षण करें। आखिरी है, यौगिकों की प्रकृति के संबंध में निष्कर्ष निकालें। तो अब हमने क्रियाकलाप को पढ़ा है, अब हम क्रियाकलाप को समझते हैं कि करके। विज्ञान की प्रयोगशाला में NaCl माने सोडियम क्लोराइड, क्या लेंगे, NaCl लेंगे। आगे क्या कह रहा, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला है बेरियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये लेंगे। क्या है, ये तीन क्या है, और या किसी अन्य लवण, और भी लवण हम ले सकते हैं, और साल्ट ले सकते हैं, यानी अन्य साल्ट, अन्य साल्ट ले सकते हैं। ये क्या है, नमूना हमारा, क्या है, नमूना। इस तरह से हम नमूना ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, नमक, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ये हमारे तीन नमूने दिए गए हैं जो प्रयोगशाला में आप जा कर के अपने प्रयोगशाला असिस्टेंट से या टीचर से मांग सकते हैं, और ये तीन नमूना ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इन लवणों को भौतिक अवस्था क्या होगी, तो इसको हम क्या, इसको लेंगे के नमूने को हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से इस नमूने को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे किसी पात्र में। इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड के नमूने को भी हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे किसी पात्र में। बेरियम क्लोराइड के नमूने को भी किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, और अन्य नमूने को भी हम किसी पात्र या किसी कागज में रख लेंगे। इस तरह से नमूने को हम रख लेंगे। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, तो ये भौतिक अवस्था क्या होगी, इनकी सबकी भौतिक अवस्था, यानी हमारे हाथ पे या जो टीचर देंगे कैसी होगी, ये भौतिक अवस्था ठोस में होगी। इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। ये हमारा हो गया, भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, ना द्रव होगी, ना द्रव होगी, ना लिक्विड होगी, ना द्रव होगी यानी लिक्विड, द्रव माने लिक्विड, और ना गैस होगी यानी सॉलिड होगी। ये कैसी अवस्था होगी, सॉलिड, क्योंकि लवण क्या होते, सभी सॉलिड है। आगे क्या करा, धातुओं के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए। एक क्या करेंगे, इस तरह चम्मच के आकार का, जिस तरह से हमारा स्पून होता है, चम्मच होता है, इस तरह से हमारा चम्मच होता है, तो इसी तरह चम्मच के आकार का एक होता है। ये कहाँ मिलेगा, केमिस्ट की दुकान से, जहाँ से आप प्रयोगशाला का सामान ले सकते हैं। चम्मच की तरह से क्या होता है, इस पे चूल्हा होता है, इस पे चूल्हा होता है। ये जो ज़्यादा तापमान सहे, जल्दी से ख़राब ना हो, इसलिए ये मोटा होता है, थोड़ा तगड़ा होता है। इस स्पैचुला पर छोटी मात्रा में क्या करेंगे, इसमें छोटी मात्रा में नमूने को लेंगे। इसके सोडियम क्लोराइड का नमूना लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का नमूना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे ज्वाला पर गर्म करेंगे। तो एक हम क्या लेंगे, बर्नर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक बर्नर रहेगा, और इस बर्नर पे, ये हमारा बर्नर है, और इस बर्नर पे क्या करेंगे, एक ज्वाला होगी, और इस ज्वाला पे क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। इसको ला करके एक एक क्या करें, स्पैचुला पर रख करके, इस तरह से हमारा स्पैचुला होगा, तो इस पे रख करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या रखेंगे, इसमें नमूना रखेंगे, एक एक नमूने को रख करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, ज्वाला पर गर्म कीजिए, सभी नमूने के साथ क्रिया दोहराइए। एक बार हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, एक बार पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, एक बार बेरियम क्लोराइड लेंगे, और अदर नमूना भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इस पे स्पैचुला पे रख करके
इस तरह से गरमाते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या आप देखते हैं नमूना ज्वाला में रंग प्रदान करता है, क्या यौगिक पिघलते हैं? तो क्या जो है इसमें हम रख करके गर्म करते हैं तो क्या रंग मिलता है? हाँ, रंग मिलता है। जब सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है स्पैचुला पे रख करके तो नीले रंग का सोडियम क्लोराइड कैसे जलता है? ये नीले रंग के ज्वाला में जलता है, नीला जलता है। कैसा जलता है? नीला जलता है। और आयोडीन को जब स्पैचुला पर रख के गर्म करते हैं तो हल्का पीला रंग का जलता है। ये कैसे जलता है? हल्का पीला रंग का। ये क्या होता है? पीला रंग का। आयोडीन कैसे जलता है? ये पीले रंग के जलता है। आगे है, ये हमारा बेरियम क्लोराइड कैसे जलता है? ये बेरियम क्लोराइड लाल रंग का जलता है। जब हम इस पे रखते हैं, एक बार क्या रखेंगे, सोडियम क्लोराइड रखेंगे तो नीला रंग की ज्वाला के साथ जलेगा, और पोटेशियम आयोडाइड रखेंगे तो पीले रंग का हल्का पीला रंग का ज्वाला जलेगा, हल्का पीला रंग का ज्वाला के साथ जलेगा, और लाल ज्वाला के साथ बेरियम क्लोराइड जलेगा। आगे क्या है, क्या यौगिक पिघलते हैं? तो ये क्या यौगिक पिघल जाते हैं? नहीं, ये पिघलते नहीं हैं। ये क्या होते हैं? पिघलते नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच जो होता है वैद्युत क्या होते हैं? वैद्युत बंध होता है। इन यौगिकों के बीच में कैसा होता है? वैद्युत बंध होता है, जो कि हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। तो वैद्युत बंध बनने के कारण ये इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता। तो क्या पिघलते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं, पिघलते नहीं है। ये हो गया। आगे है, नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। अब इनको क्या करेंगे, हम पहले जल में घोलने का प्रयास करेंगे। किस में घोलने का प्रयास करेंगे? नमूने को इसमें जल डाल देंगे। यदि हम परख नली लेंगे, परख नली में नमूना डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, सारा परख नली लेंगे, 3 परख नली लेंगे और उसमें नमूने को डाल करके और जल डाल करके उसको हिलाएंगे। नमूने को और जल डाल करके हिलाएंगे तो देखेंगे, यदि हम जल के साथ घोलते हैं, कैसे घोलते हैं? जल के साथ घोलते हैं तो घुल जाता है। सभी नमूना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, ये तीनों नमूने क्या होते हैं? जल के साथ, जल से घुल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पेट्रोल और केरोसिन, अब इसके स्थान पर क्या लेंगे? परख नली में ये पानी के स्थान पर अब क्या लेंगे? पेट्रोल या केरोसिन लेंगे। क्या लेंगे? पेट्रोल लेंगे या केरोसिन लेंगे। केरोसिन को मिट्टी का तेल कहते हैं और केरोसिन में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। यानी केरोसिन में और पेट्रोल में ये सारे नमूने नहीं घुलते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। आगे है, नमूने के विलयन की चालकता का परीक्षण करेंगे। अब हम इन नमूने का विलयन को क्या करेंगे? इसकी चालकता का परीक्षण करेंगे, जो कि हम इस तरह का वीडियो आप पीछे अध्याय में देख सकते हैं। कैसे चालकता, जल की चालकता का हमने प्रयोग किया था। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमारे पास एक बीकर लेंगे या आपके पास घर में कोई मग हो, और इस तरह से एक बीकर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे ग्रेफाइट का। कैसे? ये हमारा क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड। ये होगा, एक हमारा होगा कैथोड होगा और एक होगा एनोड। ये क्या होगा? एनोड धन सिरा होता है और कैथोड क्या होता है? ऋण सिरा। ऋण होता है, ये धन होता है। और इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, और उसके बाद एक स्विच से जोड़ देंगे। इस सिरे को क्या करेंगे, एक स्विच से के से जोड़ देंगे। इस तरह स्विच का काम होता है सर्किट को तोड़ना और जोड़ना। और इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कैसा है, एक ग्रेफाइट का है। एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये भी ग्रेफाइट का रहेगा, ये भी ग्रेफाइट का रहेगा, दोनों ग्रेफाइट का रहेगा। और इसमें क्या करेंगे, एक एक क्रम से क्या करेंगे, इसके जलीय विलयन को, नमूने के विलयन मतलब जल में, इस नमूने को जल में घुल रहा है इसलिए जलीय विलयन, जल में घोल करके इसमें टेस्ट करेंगे, ऑन करेंगे और इसमें एक बल्ब भी लगा देंगे। सारी यहाँ एक बल्ब भी लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक हम
बल्ब भी लगाएंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, एक ऐसे यहाँ बल्ब लगा देंगे, ये बल्ब लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद की लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, बल्ब भी लगाएंगे और एक की लगाएंगे। यदि हम कुंजी को चालू करेंगे, यदि इसमें बल्ब जलने लगता है तो पता चल जाएगा कि विलयन सुचालक है, विलयन में विद्युत धारा बहती है। तो प्रयोग करके यह देखा गया है, सोडियम क्लोराइड डाला जाता है जल के साथ घोल करके तो भी बल्ब जलता है, तो भी बिजली बहती है। इसमें क्या होते हैं, आयन होते, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, ये सब आयनों के कारण क्या होता है, इसमें धारा बहती है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड क्या है, नमूने के विलयन में चालकता का परीक्षण करिए। तो नमूने के विलयन क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। आखिरी है, यौगिकों की प्रकृति के संबंध में निष्कर्ष निकालिए। तो ये यौगिकों की प्रकृति क्या होगी, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, बेरियम और पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, इसको हम क्या करेंगे, इसके लिटमस टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसका टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, पोटेशियम आयोडाइड अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, बेरियम क्लोराइड का विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। इसका उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। NCERT की किताब में दिया गया है कि आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, और ये गुणधर्म इसी क्रियाकलाप के आधार पर बताए गए हैं। ये गुणधर्म कैसे बताए गए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 12 के कंपटीशन एग्जाम के सभी बच्चों के लिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे। तो एक एक क्रम से जानेंगे। नंबर 1 है भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे। भौतिक अवस्था क्या है, आयनिक यौगिकों का भौतिक अवस्था क्या होती है, आयनिक यौगिकों की क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है। नमक हम जानते हैं समुद्र से नमक प्राप्त होता है, नमक होता है। तो भौतिक अवस्था क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होते हैं। ये सभी आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते, क्या होते हैं, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। और इसे यदि हम हथौड़ी से मारते हैं तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। कैसे टूटते हैं, टुकड़े में टूटते हैं। ये कैसे टूटते हैं, टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। यानी आपने नमक को देखा, नमक का एक जो होता है, एक सॉलिड, एक टुकड़ा, एक कड़ी, यानी एक ढेला कह सकते हैं देहात भाषा में। नमक का एक ढेला जो होता है, यदि हम उसे हथौड़ी से मारेंगे तो ऐसे वो चिटक जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, सभी आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे चिटकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। अगला है, और दूसरा क्या है, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म हम इसी आधार पर भी निकालेंगे। लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, तो भौतिक अवस्था ठोस है। अगला इसमें कह रहा क्रियाकलाप के माध्यम से ज्वाला के साथ गर्म करते हैं। जो ज्वाला के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ये क्या होते हैं, पिघलते नहीं हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कुलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ऊंचा होता है, उच्च होता है। क्यों ऐसा होता है, गलनांक का मतलब होता है, जैसे बर्फ है,
बर्फ़ का क्या होता है, जब बर्फ़ को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, और पानी को और गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। तो बर्फ़ जब पानी बनता है उसे कहते हैं गलनांक, उसे कहा जाता है बर्फ़ का पानी बनना गलनांक है। और पानी का भाप बनना, भाप बन करके उबलना है, वो कहलाता है क्वथनांक। तो पानी का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो पानी का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह से ये आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस यहाँ दिया गया है स्पैचुला, जो स्पैचुला चम्मच के आकार का था उसमें हम रखे थे, ये कोई नमूना पिघलता नहीं है, कोई नमूना क्या होता है, पिघलता नहीं, क्योंकि इनका गलनांक वो जल्दी से गलते नहीं है, और उसके बाद गलेंगे, उसके बाद तब क्वथन होगा, तब उबलेंगे। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। आगे क्या है, तो इस तरह से इस क्रियाकलाप से हमको पता चलता है इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। आगे है नमूने को जल, पेट्रोल और केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। तो अगला हमारा है ये नमूना है, यानी आयनिक यौगिक है, जल में घुलनशील होते। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते। क्या होते हैं, जल में घुलनशील, घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। जल में क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि ये जो है इनका आयनों में टूट जाते हैं, जल में डालने पर ये क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। और जल में आयनों के टूट जाने के कारण सोडियम है तो सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, इसलिए वो जल में घुलनशील होता है। पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलनशील होता है। ये तीसरा आयनिक यौगिकों का तीसरा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म हम लिखेंगे, चौथा गुणधर्म है नमूने के विलयन की चालकता का परीक्षण कीजिए। यानी चालकता, यानी नमूना जो होता है ये हमारा नमक का ठोस अवस्था में यदि नमक है, कोई भी हमारा क्या है, नमक है, पोटेशियम आयोडाइड है, कोई भी आयनिक यौगिक है, ठोस अवस्था, यदि ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन क्या है, ये द्रव अवस्था, यदि इसी का अवस्था क्या कर दें, ठोस के हटा करके उसमें हम लिक्विड पानी घोल दें, द्रव अवस्था, विलयन अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक नहीं होगा, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, ये कुचालक होता है, ये कुचालक होता है, ये सुचालक, द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो ये चार गुणधर्म, और क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये चार गुणधर्म को हमको जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, पहला है भौतिक अवस्था, एक क्रिस्टल रूप में होता है और इसे कूटने पर, तोड़ने पर चिटकता है, यानी फैलता है, आगे टुकड़े टुकड़े में चिटक करके टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अणु आपस में वैद्युत बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बहुत कड़ाई के साथ जुड़े होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि इनके यौगिक हम पीछे बता चुके हैं, क्योंकि इनके यौगिकों के बीच क्या होता है, वैद्युत बंध होता है। इनके यौगिकों के बीच कौन सा बंध होता है, वैद्युत बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वैद्युत बंध द्वारा क्या होते हैं, आपस में कड़ाई के साथ जुड़े होते हैं। तो वैद्युत बंध के द्वारा जुड़े होने के कारण से इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ऊंचा होता है। अगला है जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगला है चौथा, ठोस विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में है तो उसमें धारा नहीं बहेगी, यदि द्रव अवस्था में है आयनिक यौगिक तो उसमें धारा बहेगी। इस तरह से यह बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हमारा क्या कह रहा है, Na सोडियम O यानी ऑक्सीजन एवं Mg मैग्नीशियम के लिए
इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड एवं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। अगला है तीसरा है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो अब हम एक एक करके करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना लिखना है। ये हमारा सोडियम है, सोडियम, अगला है ऑक्सीजन है और अगला है Mg है, मैग्नीशियम है। ये तीन क्या दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं, तत्वों के परमाणु हैं। ये क्या हैं, तत्व हैं। ये हमारा क्या है, सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिंदु संरचना के द्वारा दिखाना है। कैसे दिखाना है, बिंदु संरचना के द्वारा दिखाना है। यानी ये हमारा सोडियम है, सोडियम परमाणु को, ये सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम परमाणु का बिंदु संरचना। ये बिंदु के द्वारा हमने सोडियम परमाणु को इस तरह से दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी तरह हम ऑक्सीजन परमाणु को भी बना सकते हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम परमाणु की संरचना हम बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, नाभिक में ऑक्सीजन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हमारा आखिरी कक्षा मिटा देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हम कम कर देंगे, तो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमारा 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह ऑक्सीजन का क्या हो गया, बिंदु इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गया। किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया किसका, ऑक्सीजन परमाणु का। किसका, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु का। अब इसी तरह क्या करेंगे, मैग्नीशियम परमाणु का ही हम बना सकते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे, मैग्नीशियम Mg लिख लेंगे, Mg लिखेंगे और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12। तो पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 और दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और बना लेंगे, ये 8 हो गए। और बाहरी कक्षा में एक बाहरी कक्षा भी बना लेंगे, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम परमाणु का, ऑक्सीजन के स्थान पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम परमाणु का, ये मैग्नीशियम परमाणु का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन दूसरा करेंगे। पहले का दूसरा क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड की संरचना बनाना है, इसका निर्माण बनाना है। तो कैसे बनता है, तो हमको पहले है हमारा सोडियम ऑक्साइड Na2O और दूसरा क्या है,
पहला सोडियम ऑक्साइड है, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये है, ये और ये। हम एक एक करके करेंगे। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम इस तरह से प्लस के द्वारा दर्शा सकते हैं या काला करके दर्शा सकते हैं। और इसमें क्या है, सोडियम के 2 परमाणु है। सोडियम का क्या परमाणु है, 2 परमाणु, एक परमाणु और सोडियम का लेंगे, Na परमाणु दूसरा लेंगे। और इसके बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है, हम केवल बाहरी कक्षा का ही बिंदु इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, अभी हमने यहाँ बताया था 6 होते, बाहरी कक्षा में 6, 2 4 5, ये 6 होते हैं। तो क्या है, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अधिक है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी संरचना ऐसे बन जाती है। ये दे देता है सोडियम दे करके, और सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम प्लस, ये सोडियम पर 1 चार्ज आ जाता है और इस सोडियम पर भी 1 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, 2 माइनस चार्ज आ जाता है। यानी ऑक्सीजन का भी बाहरी कक्षा पूरी हो जाती है, आर्गन की संरचना प्राप्त करता है, नियॉन की संरचना प्राप्त करता है, और जो है सोडियम की बाहरी कक्षा भी पूरी हो जाती है। और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इस पर धन आवेश हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये मिल करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस तरह इसकी संरचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी निकालेंगे। ऑक्सीजन का तो ऐसे रहने देंगे, और मैग्नीशियम का बिंदु इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। तो मैग्नीशियम का क्या है, Mg होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2। तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये इसको, इस परमाणु को दे देता है, ये भी इसको दे देता है। तो क्या बनता है, ये मैग्नीशियम पर क्या आ जाता है, +2 चार्ज आ जाता है, +2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, ये दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, MgO। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी अंदर की बात है, ये कैसी बात है, ये अंदर की बात है। अंदर क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, अंदर की बात है। यानी सूक्ष्म नैनो टेक्नोलॉजी की बात है। ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी, या इन परमाणु का आकार क्या होता है, उसमें होता है माइक्रोन में होता है, एंगस्ट्रॉम, नाभिक का आकार होता है एंगस्ट्रॉम में, यानी इसे नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यानी बहुत सूक्ष्म स्तर पर एक क्रिया होती है, इस तरह संरचना बनती है। तो इस सूक्ष्म संरचना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और ये सोडियम ऑक्साइड का। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो ये यौगिक हमारे दिए गए हैं, ये यौगिक हैं सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 यौगिक दिए गए हैं जो कि प्रश्न के ऊपर का हिस्सा है। ये दूसरे प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न बना है। तो दूसरे प्रश्न का तीसरा बना है, तो सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो ये सोडियम क्या है, सोडियम 2 परमाणु है, ये 2 आयन है। ये क्या है, आयन है, सोडियम आयन है। क्या है, सोडियम आयन। ये सोडियम आयन है और ये हमारा ऑक्सीजन आयन है। क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन आयन, -2 ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन ये क्या है, ऑक्सीजन ऋण आयन है। ऑक्सीजन क्या है, ऋण आयन। और ये है सोडियम धन आयन। ये सोडियम क्या है, धन आयन है। सोडियम धन आयन है, ऑक्सीजन ऋण आयन है।
इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण में भी यहाँ हम Mg लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। तो Mg होगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम हमारा धन आयन है। Mg क्या है, धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन, मैग्नीशियम यह है धन आयन, ये मैग्नीशियम धन आयन है और ये ऑक्सीजन जो है ऋण आयन। इसकी संयोजकता क्या है, +2 है, इसकी भी संयोजकता -2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ये सभी आयनिक यौगिक है। कैसे यौगिक है, आयनिक यौगिक है। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये क्या है, सब आयनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं, ये सब हैं आयनिक यौगिक कंपाउंड, यौगिक आयनिक कंपाउंड, इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। इनका गलनांक उच्च क्यों होता है, यानी गलनांक का मतलब होता है इसे बर्फ जब गल जाता है, पानी बन जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। इसी तरह से सोडियम है, नमक है, जब वो गल जाता है तो वो जब वो गलता है तो उच्च ताप पे गलता है, उसका गलनांक ज़्यादा क्यों होता है, ज़्यादा इसलिए होता है कि ये क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड है, आयनिक यौगिक है, इनके बीच क्या होता है, इस पे ऋण चार्ज हो जाता है, इस पे धन चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है, इनके बीच में क्या वैद्युत बंध बनता है। कैसा बनता है, वैद्युत बंध बनता है। क्या बनता है, और वैद्युत बंध क्या होता है, बहुत कड़क होता है, यानी बड़ा कड़क होता है। कड़क होने का मतलब है इनके बीच का वैद्युत बंध बहुत तगड़ा होता है। तगड़ा होने का मतलब है किसी दो बच्चे में दोस्ती हो, फ्रेंडशिप तगड़ी हो, तो कहेंगे कि उनकी फ्रेंडशिप तोड़ी नहीं जा सकती है। यानी कहने का मतलब है सोडियम और क्लोरीन आयनों के बीच क्या होता है, इसमें बंध क्या होता है, वैद्युत बंध होता है, और तगड़ा वैद्युत बंध होता है। कैसा होता है, तगड़ा हम लिख सकते हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा ताकत वाला होता है। तो इस ज़्यादा ताकत वाला होने का मतलब है कड़क होता है। इसे तगड़ा भी कह सकते हैं, कड़क भी कह सकते हैं। इसको गर्म करते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, गर्म करते हैं यानी ऊर्जा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने पर ही, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देने पर क्या होता है, इनके अणु अलग अलग टूटते हैं, यानी ये बिखरते नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है कोई लड़का कोई लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यदि उनकी दोस्ती अच्छी है तो उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, इनमें वैद्युत बंध होता है और बहुत तगड़ा वैद्युत बंध होता है, और इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा ऊर्जा देंगे, ज़्यादा हीट देंगे, तब जा कर के सोडियम क्लोरीन आयन आपस में टूटते हैं, यानी द्रव अवस्था में जाते हैं, यानी गलते हैं। गलने का मतलब, गलनांक का मतलब गलते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं। तो इसी कारण से इसका उत्तर हो गया आयनिक यौगिकों का बंध क्या होता है, वैद्युत बंध बहुत तगड़ा होता है, और उनको तगड़ा वैद्युत बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊष्मा, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है।